हेलो एवरीवन। यह वीडियो छत्तीसगढ़ बोर्ड में पढ़ने वाले कक्षा 10वीं के सभी बच्चों के लिए विशेष होने वाला है। इस वीडियो में विज्ञान विषय के प्रश्नों को ब्लूप्रिंट के अनुसार तैयार किया गया है, जिसमें आप सभी कम समय में अच्छे से तैयारी करके अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चलो स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं सामने ब्लूप्रिंट है। इसमें 2 नंबर के 5 प्रश्न दिए हुए हैं, ठीक है, जिसमें आप देख सकते हैं हमारा पर्यावरण, पारिस्थितिकी तंत्र, ऊर्जा एवं प्रभाव से एक प्रश्न, जैविक प्रक्रिया नियंत्रण एवं समन्वय से एक प्रश्न, हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न से एक प्रश्न, दैनिक जीवन में रसायन से एक प्रश्न और ऊर्जा के स्वरूप एवं स्रोत से एक प्रश्न। तो ओवरऑल 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सभी प्रश्नों को हमको अच्छे से हल करना है और इन प्रश्नों में से एक भी प्रश्न हमसे छूटना नहीं चाहिए। चलिए 2 नंबर के सबसे पहले प्रश्न को देखते हैं। परिभाषित कर उदाहरण दीजिए। जैविक घटक, अजैविक घटक। जैविक घटक क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र के सभी जैविक घटकों को जैव घटक कहते हैं। इनमें पेड़ पौधे, जंतु ये सब आ जाते हैं। पोषक स्तर के आधार पर ये उत्पादक, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता आते हैं। ठीक है बच्चों। चलो, अजैव घटक के अंतर्गत अजैव घटक की परिभाषा क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र के निर्जीव घटक को अजैव घटक कहते हैं। जैसे वायुमंडल में उपस्थित सभी गैस, जल, मिट्टी, प्रकाश, वर्षा, पहाड़, ये सब में जीवन नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। बिना इनके हम लोग जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। चलिए प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित को उदाहरण सहित लिखिए। पहला है जैव भार। जैव भार की परिभाषा है जब किसी जीव के कुल जैविक पदार्थों का जैव का भार जैव भार कहलाता है। उदाहरण के लिए किसी प्रति इकाई जमीनी क्षेत्र में समूचे पौधों का निश्चित समय में लिया गया भार। ठीक है। उसी प्रकार अपघटक की परिभाषा है वे जीव जो मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं उसे अपघटक कहा जाता है। जैसे कि जीवाणु और कवक, ये सब क्या करते हैं? मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन या पोषण प्राप्त करते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित की परिभाषा दीजिए। पहला पोषक स्तर। पोषक स्तर किसे कहते हैं? परितंत्र के उत्पादकों और उपभोक्ताओं के विभिन्न विभिन्न स्तरों को पोषक स्तर कहते हैं। जैसे कि उत्पादक प्रथम पोषक स्तर में आते हैं, इसका उदाहरण है हरे पेड़ पौधे, और प्राथमिक उपभोक्ता है वो द्वितीयक पोषक स्तर में आते हैं। द्वितीयक पोषक स्तर के उदाहरण है टिड्डा। परितंत्र में विभिन्न पदार्थों के जीवों के भोजन या अन्य किसी रूप में चक्रीकरण होता रहता है। पर्यावरण में अजैविक घटकों और जीवों के अपशिष्ट पदार्थ व अवशेष में पाए जाने वाले पोषक तत्वों के चक्रीकरण को ही पोषक चक्रों में अध्ययन करते हैं। जैसे कार्बन चक्र और नाइट्रोजन चक्र। कार्बन का चक्र चलता है और नाइट्रोजन भी विभिन्न जीवों से लेकर वापस मिट्टी में और मिट्टी से वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है। तो चलिए अब अगला प्रश्न है, क्या होगा यदि किसी बड़े इलाके में सारे कीट भक्षी चिड़िया समाप्त हो जाती है? तो इससे क्या होगा? किसी बड़े इलाके में चिड़िया, कीट भक्षी की चिड़िया अगर समाप्त हो जाएगी तो कीटों का प्रकोप बढ़ जाएगा और खाद्य श्रृंखला क्या हो जाएगी? अनियंत्रित हो जाएगी। उसी प्रकार दूसरा है, पृथ्वी पर सजीवों के रूप में केवल मानव व वनस्पतियां ही रह जाए तो क्या होगा? यदि पृथ्वी पे सिर्फ मानव और वनस्पतियां ही रह जाएगी तो खाद्य श्रृंखला पूरा समाप्त हो जाएगा तथा रासायनिक चक्र भी समाप्त हो जाएगी, क्योंकि सभी जीव किसी न किसी रूप में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं खाद्य श्रृंखला के रूप में। और इस प्रकार से खाद्य श्रृंखला और रासायनिक चक्र दोनों समाप्त हो जाएगा तो पृथ्वी पर जीवन समाप्त हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित ग्रंथियों में स्रावित हार्मोन के नाम लिखिए और उनके कार्य लिखिए। कौन कौन से ग्रंथि हैं? पहला है अग्नाशय। अग्नाशय जिसको हम लोग पेंक्रियाज भी कहते हैं, और ये पेंक्रियाज से एक महत्वपूर्ण हार्मोन स्रावित होती है जिसका नाम है इंसुलिन। इंसुलिन ग्लूकोज का उपापचय करता है, और अगर इंसुलिन का कम स्त्राव हो तो मधुमेह नामक बीमारी होती है, और अधिक स्त्राव से हाइपोग्लाइसेमिया नामक बीमारी होती है। ये दोनों यानी कि इंसुलिन के दोनों यानी अधिक स्त्राव और कम स्त्राव दोनों ही खतरनाक है।
उसी प्रकार अगला ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि से एक महत्वपूर्ण हार्मोन है जिसका नाम है थायरॉक्सिन, थायरमो, और ये शरीर में कई प्रकार की उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करती है। ठीक है, अगला प्रश्न, मनुष्य में नर जननांग और मादा जननांग से स्त्रावित होने वाले हार्मोन के नाम और कार्य लिखिए। तो मनुष्य में नर जननांग से एक हार्मोन है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन, स्त्रावित होती है और इसका मुख्य कार्य है प्रजनन अंगों के विकास और परिपक्वता में ये मदद करता है। ठीक उसी प्रकार मादा जनन ग्रंथि से या मादा जननांग से महत्वपूर्ण हार्मोन एस्ट्रोजन का स्त्राव होता है जो महिला में लक्षणों का विकास, मासिक चक्र और गर्भावस्था को नियंत्रित करती है। महत्वपूर्ण ये हार्मोन है। चलिए अगला है एड्रिनल ग्रंथि से स्त्रावित होने वाला हार्मोन है एड्रोनेलिन। इसका मुख्य कार्य है लवण की मात्रा को नियंत्रित करना और शरीर में रक्त प्रवाह की दर को नियंत्रित करना है। साथ ही साथ इसे संकट का हार्मोन भी कहते हैं क्योंकि ये संकट से लड़ने की क्षमता उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में प्रत्येक अंगों के एक एक कार्य लिखना है। ठीक है, तो पहला अंग है मेरुरज्जु। मेरुरज्जु जो हमारे मस्तिष्क के नीचे पाया जाता है, ये प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करता है। साथ ही साथ मेरुरज्जु प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करता है और संचालन करना, मस्तिष्क के आदेशों को अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। प्रमस्तिष्क ये दो गोलार्धों का बना हुआ रहता है और अग्र मस्तिष्क के घ्राण पिंड सुगंध का बोध कराता है, मतलब जो भी खुशबू आती है या जो भी गंध आता है उसका हमको बोध कराता है। डायंसिफिलॉन ये पीयूष ग्रंथि होती है इस भाग में और यह मनुष्य की बुद्धि, स्मृति, चेतना का केंद्र माना जाता है। ठीक है, अब अगले प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। ये अगला सेक्शन है, निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम व सूत्र लिखिए। इसमें बहुत सारे प्रश्न IUPAC नाम और सूत्र लिखने का आता है, जैसे कि मेथिल एल्कोहल का सूत्र होता है CH3OH और इसका IUPAC नाम है मेथनॉल। उसी प्रकार एथिल एल्कोहल का रासायनिक सूत्र है C2H5OH और इसका IUPAC नाम होता है एथेनॉल। फार्मिक अम्ल, इसका रासायनिक सूत्र है HCOOH और इसका IUPAC नाम होता है मेथेनोइक अम्ल। इसी प्रकार एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र CH3COOH होता है और इसका IUPAC नाम एथेनोइक अम्ल है। ठीक है, इसी सेक्शन से अगला प्रश्न है, निम्नलिखित यौगिक का क्रियात्मक समूह को छांटकर लिखिए। तो कुछ यौगिक हैं जैसे कि C4H9Br, तो इसमें जो अंत में जो क्रियात्मक समूह रहती है, अंत में जो तत्व रहता है वही उसका क्रियात्मक समूह है, जैसे कि H4H9 में Br क्रियात्मक समूह है। उसी प्रकार CH3CH2COOH, तो इसमें जो COOH है वो इसका क्रियात्मक समूह है, समझ गए। इसी प्रकार CH3CH2OH, तो इसमें OH क्रियात्मक समूह है। इसी प्रकार CH3CH2CHO, तो इसमें CHO ग्रुप है वो इसका क्रियात्मक समूह है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित का सूत्र समीकरण लिखिए। जब एथिल एल्कोहल का सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर निर्जलीकरण किया जाता है, तो जब इसको एथिल एल्कोहल को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है तो हमें एथीन प्राप्त होता है और साथ ही साथ H2O या जल प्राप्त होता है। ठीक है, उसी प्रकार जब एथिल एल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एथेनोइक अम्ल से किया जाता है, तो इस क्रिया में देखिए एथेनोइक अम्ल की क्रिया एथेनॉल से सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराते हैं तो हमको एस्टर प्राप्त होता है। ठीक है, ये भीनी गंध वाला एस्टर हम प्राप्त होता है और इस रासायनिक क्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 12, निम्नलिखित बहुलक का एक एक उपयोग लिखिए। कौन कौन से बहुलक हैं? टेफ्लॉन, PVC और पॉलीथीन। तो सबसे पहले टेफ्लॉन का उपयोग खाने के न चिपकने वाले बर्तन बनाने में करते हैं। दूसरा, टेफ्लॉन का उपयोग विद्युत रोधी उपकरण बनाने में करते हैं। इसी प्रकार PVC का पूरा नाम है पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसका बहुत सारा उपयोग है, जैसे रेनकोट बनाने में, टेबल कवर बनाने में, साइकिल बनाने में, मोटरसाइकिल के मडगार्ड बनाने में, खिलौने बनाने में, हाथ के दस्ताने बनाने में, केबल तार या विद्युतीय सामान के कोटिंग में लगने वाले पदार्थ बनाने में PVC का उपयोग करते हैं। उसी प्रकार पॉलीथीन का उपयोग
पॉलीथीन का उपयोग बाल्टी पाइप बनाने में होता है, क्योंकि पॉलीथीन अधिकतर रसायनों के प्रति निष्क्रिय होते हैं। ठीक है, इसी सेक्शन में अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से किस प्रकार भिन्न है, या दोनों में क्या अंतर है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस यह कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होते हैं, जबकि जिप्सम है कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट होते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है, देखो, कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O, जबकि जिप्सम का सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट 2H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस यह जल को अवशोषित करके जिप्सम में बदल जाता है, जबकि जिप्सम को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर ये पानी का त्याग कर देता है और ये प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदल जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग मूर्ति खिलौना बनाने में होता है, जबकि जिप्सम का उपयोग सीमेंट में होता है, सीमेंट बनाने में होता है। ठीक है, इसी प्रकार अगला प्रश्न, साबुन और अपमार्जक में अंतर लिखिए। तो साबुन ये लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण हैं, जबकि अपमार्जक ये लंबी कार्बन श्रृंखला वाले सल्फोनिल अम्लों के लवण होते हैं। साबुन ये कठोर जल में प्रभावी नहीं है, जबकि अपमार्जक है वो कठोर जल में भी प्रभावी होते हैं, आसानी से झाग छोड़ देते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कैल्शियम का एक यौगिक X है। जो सफेद रंग का चूर्ण है उसे वायुरोधी डिब्बे में रखा जाता है तथा वह मूर्तियां बनाने में काम आता है। इसे पानी में मिलाया जाए तो ये कठोर हो जाता है तथा वाय यौगिक बनाता है। इस विवरण के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है, उस यौगिक X का नाम लिखिए। तो उस यौगिक का नाम है, क्या नाम है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, और उसमें जल मिलाने पर वो पानी मिलाया जाए तो वह किसमें बदल जाता है, जिप्सम में बदल जाता है। तो उस वाय यौगिक का नाम हो जाएगा जिप्सम। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 16 देखते हैं, सोडियम का एक यौगिक X है जो सफेद रंग का चूर्ण है, यह बेकिंग पाउडर का घटक है। जब इस X को गर्म करते हैं तो वाय गैस उत्पन्न होता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। तो इस X का नाम व सूत्र लिखे। तो बच्चों इस X का नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, और जब इसे गर्म करते हैं तो क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट बनता है, H2O बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है जो क्या करता है, दूधिया पानी को चूने के पानी को दूधिया कर देता है। तो इसका उत्तर वाय का उत्तर आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 17, ऊर्जा के दो परंपरागत और दो गैर परंपरागत स्रोतों के नाम लिखिए। तो ऊर्जा के दो परंपरागत स्रोत हैं कोयला और पेट्रोल। ठीक है, उसी प्रकार गैर परंपरागत या वैकल्पिक स्रोत हैं सौर ऊर्जा और नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 18, पवन ऊर्जा और सौर सेल के दो उपयोग लिखिए। तो पवन ऊर्जा के उपयोग हैं पाल नौका चलाने में, नाव में जो पाल लगाते हैं कपड़े का उसको वायु ऊर्जा ढकेलती है और आगे बढ़ती है। पवन चक्की के द्वारा विद्युत उत्पादन, पानी खींचने, आटा चक्की पीसने में किया जाता है। ठीक उसी प्रकार सौर सेल का उपयोग सौर पैनल बनाने में, मानव निर्मित उपग्रह में, विद्युत उत्पादन में और ट्रैफिक सिग्नल, आजकल ट्रैफिक सिग्नल में भी सोलर प्लेट लगा हुआ रहता है जो सौर सेल से ही संचालित होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है जो नाभिकीय ऊर्जा से संबंधित है, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन क्या है। तो सबसे पहले नाभिकीय संलयन वह प्रक्रिया है जिसमें दो हल्के नाभिक अति उच्च दाब और ताप पर संयोग करके एक भारी नाभिक बनाते हैं। यह क्रिया नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि दो ड्यूटीरियम है, ठीक है, हाइड्रोजन के दो ड्यूटीरियम है, दोनों मिलकर क्या बना लेते हैं, हीलियम के एक अणु बना लेते हैं और बहुत ही अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त करते हैं। ठीक है, तो इसका अधिक मात्रा में ऊर्जा उपयोग करने के कारण ही इसका उपयोग, पहला बिजली उत्पादन में संलयन का उपयोग विद्युत उत्पादन में ऊर्जा के स्रोत के रूप में किया जाता है। ठीक इसी प्रकार दूसरा है अंतरिक्ष में संलयन का उपयोग कर अंतरिक्ष मिशनों को शक्ति देने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कि सुदूर अंतरिक्ष में रॉकेट को शक्ति प्रदान करने के लिए नाभिकीय संलयन का ही उपयोग करते हैं। अगला जो नाभिकीय क्रिया है नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन में नाभिकीय संलयन के उल्टा होता है। नाभिकीय विखंडन की क्रिया में यूरेनियम पर न्यूट्रॉन कणों की बौछार
की जाती है, जिससे कि यूरेनियम है वो विखंडित हो जाता है, टूट जाता है। और इस प्रक्रिया में प्रत्येक यूरेनियम से 3 न्यूट्रॉन मुक्त होते हैं और ये 2 हल्के नाभिक में टूट जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार यूरेनियम है वो 2 हल्के नाभिक मतलब बेरियम और क्रिप्टॉन में टूट जाता है और साथ ही साथ 3 न्यूट्रॉन मुक्त होते हैं। तो इस अभिक्रिया को हम लोग देख सकते हैं, जैसे यूरेनियम पर एक न्यूट्रॉन की बारिश करने पर नाभिकीय विखंडन यानी कि यूरेनियम है टूट जाता है और ये बेरियम और क्रिप्टॉन में विखंडित हो जाता है और इसके द्वारा 3 न्यूट्रॉन मुक्त होते हैं। अब चलिए अगला प्रश्न है, नाभिकीय ऊर्जा और सौर ऊर्जा के दो उपयोग लिखिए। तो सौर ऊर्जा के उपयोग हैं, सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त किया जाता है जो कि बिल्कुल ही प्रदूषण रहित है, पर्यावरण के अनुकूल है। दूसरा है सौर ऊर्जा का उपयोग कोयले, पेट्रोलियम जैसे अनवीनीकरणीय ऊर्जा के स्रोत को संरक्षित करने में किया जा सकता है। ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा का लाभ, नाभिकीय ऊर्जा बहुत ही अल्प मात्रा में लगती है जिससे कि बहुत अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। दूसरा है नाभिकीय इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, इस प्रकार से 2 नंबर के संपूर्ण प्रश्न पूर्ण होते हैं और इस वीडियो में सीजी बोर्ड के ब्लूप्रिंट के अनुसार संभावित प्रश्नों को संकलित किया गया है। उम्मीद है कि प्रश्नों से आप लोग को जरूर लाभ होगा और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ब्लूप्रिंट के अनुसार 3 नंबर के प्रश्नों की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।